राजनीति जनता चाहती है। वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश में भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। तो स्वाति, आपने प्रियंका गांधी को सुना, इस तरीके से सुबह से ही अब वो खुश नजर आ रही हैं। कर्नाटक में हुई जीत को लेकर के किस तरीके से उनके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ तौर पर समझे जा सकते हैं। लेकिन स्वाति, इस बीच अगर बात करें, कर्नाटक में जैसे एग्जिट पोल आए वैसे वैसे मतलब कयास लगा जाए, कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया, ऐसी उम्मीद भी जाहिर की जा रही थी। चर्चा कर ले। जी जी जी, एग्जिट पोल जो आ रहे थे सामने, उसमें लगातार कांग्रेस को दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत मजबूत है। लेकिन वो जो मुद्दा था कांग्रेस का, जो उसने अपने मैनिफेस्टो में जारी किए थे, उस पर थोड़े विवाद थे। लेकिन वो सारे विवाद धरे के धरे रह गए, पीछे रह गए। जो सारे नारे थे वो पीछे रह गए। और जिस तरीके से हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है कर्नाटक में, वो एक तरह से कह सकते कि मनोबल बढ़ाने वाला है। रोहित, तो बिल्कुल इस तरीके से हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। और एक बार फिर रोहित स्वाति ने आपसे एक सवाल किया। जी जी, एक बार सवाल दोहराएं। जी, स्वाति का सवाल मुझे लगता है कि कर्नाटक चुनाव को लेकर के ही था, जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर करी और जनता ने जो जिन मुद्दों को लेकर के मोहर लगाई, जनता विश्वास चाहती थी वहां पर, इधर उधर के मुद्दे नहीं चाहती थी। तो उससे अपनी जो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के बात थी और जो कांग्रेस ने मुद्दे जो दिए थे और उन्हीं पर जनता ने भी मोहर लगाई, वही जनता के हित के मुद्दे थे कहीं ना कहीं। कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। रोहित, देखिए, हर जगह की जनता जो होती है, खासकर अगर हम उत्तर भारत की बात करें और दक्षिण भारत की बात करें, तो लोगों के बेसिक कैरेक्टर मतलब राजनीतिक जो एक सोच समझ होती है, उसमें एक बड़ी अंतर होती है। हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले तो यहाँ पूर्वांचल और पश्चिमांचल बड़ा अलग अलग बटा हुआ है। आप देख रहे हैं, पूर्वांचल बड़ा शांत है और पश्चिमांचल में लड़ाई झगड़ा मारपीट सब हो गया। अब इसको हम कर्नाटक के नज़रिए से देखते हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक बहुत प्रमुख गढ़ था भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ विजयी हुई थी तो ये माना जा रहा है कि दक्षिण में भारत ने सेंध लगा दी। निश्चित उत्तर भारत की पार्टी दक्षिण भारत में सेंध लगा दी थी, लेकिन वहाँ जो राजनीति होती है, जनरली दो पार्टियों के बीच में ये छिड़ी हुई जंग हुआ करती थी वहाँ। लेकिन वहाँ जनता दल एस जो है वो भी काफ़ी मजबूती से उभरा, क्योंकि वहाँ से जो पूर्व प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा को प्रधानमंत्री के रूप में दिया, तो एक अपने आप में एक मजबूत गढ़ हो गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल इसके बीच में ये राजनीति बट गई। और चूंकि देखिए बेंगलोर वहाँ एक मुख्य केंद्र है, देखिए वहाँ हमारी भी राजधानी है, लेकिन बेंगलोर चूंकि एक साइबर, हैदराबाद के बाद एक साइबर क्रांति के रूप में देखा है, IT सेक्टर में सबसे बड़ा क्षेत्र है। और कर्नाटक के पूरे राज्य के भर के जो खासकर यूथ हैं, युवा हैं, उनके रोजगार का केंद्र देखिए कर्नाटक है। तो वहाँ जब जो लोग सोचते हैं तो जाति धर्म वहाँ भी सोचा जाता है। पूरे देश में देखिए जाति धर्म बिल्कुल सोचा जाता है। और ये सवाल तो मैंने खास इसीलिए पूछा था क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए गए थे, उन्होंने कहा अगर यूपी अगर राम का गढ़ है तो कर्नाटक हनुमान का गढ़ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था। लेकिन जनता जो है वो विकास को लेकर के चाहती है। चलिए मैं एक बार मेरठ के अपने सहयोगी नरेंद्र के पास आऊंगा। नरेंद्र, जिस तरीके से हरिकांत अहलूवालिया को लेकर के बात करें, जीत दर्ज कराई है, लेकिन सीमा प्रधान जो है उन्होंने भी टक्कर बराबर की दी, उन्होंने भी प्रचार में कोई कमी नहीं रखी है। देखिए, प्रचार में तो कोई कमी नहीं रही, लेकिन इस पूरे चुनाव में जो भितरघाती हैं पार्टी के, उनको सामना करना पड़ा। यहाँ मेरठ में 2022 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें समाजवादी पार्टी और RLD गठबंधन ने जीती थी और
पूरा यहाँ का जो सियासत है उसको हिला कर रख दिया था। ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि शहर और शहर से जुड़ी हुई चारों सीटें जो है वो ये गठबंधन जीत लेगा। उसका असर जो है, उसका इम्पैक्ट जो है वो इस चुनाव में दिखना चाहिए था, लेकिन वो इम्पैक्ट इसलिए नहीं दिखा कि टिकट बंटवारे को लेकर शुरू से ही जो सदर के विधायक हैं रफीक अंसारी और किठौर के विधायक शायद मंजूर नाराज थे, और उनको मनाने के लिए अखिलेश यादव जब मेरठ में रोड शो करने आए तो रफीक अंसारी के घर तक भी गए, लेकिन रफीक अंसारी का जो गुस्सा है वो कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो शायद मंजूर हैं वो भी लगातार नाराज बने रहे। उनका कहना था कि जो प्रत्याशी है वो बड़ा कमजोर प्रत्याशी है, उसमें इतना कैलिबर नहीं जो वोट हासिल कर पाए, और दूसरी तरफ रफीक अंसारी ये कह रहे थे कि उनको पार्टी में सम्मान नहीं दिया गया। इसी तरीके से जो पहले से चली आ रही यहाँ की जो समाजवादी पार्टी की अंदरूनी सियासत है, जो फूट है, उसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है, और इसीलिए जो समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक जो हासिल किया था 2022 के विधानसभा में उसको बचाकर नहीं रख पाई। आपको बताएं कि एक इम्पैक्ट ये भी देखा जा रहा है, मुस्लिमों से, कई सारे मुस्लिमों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि अतीक अंसारी वाले मामले पर अखिलेश ने मुखर होकर मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाई और इसलिए हम लोग नाराज हैं, और इसीलिए उन्होंने ओवैसी को चुना। 1,28,000 वोट जो है वो इस चुनाव में दिया है। 45% जो वोट कास्ट हुआ है उसमें से 1,28,000 वोट जो है वो AIMIM को दिया है, जो अमूमन 8-10 हज़ार में निपट जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, खास करके झटका है बसपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, जो ये मानते थे कि जो मुसलमानों का वोट है वो उनका अपना वोट बैंक है, और 2022 में उसका करिश्मा भी देखने को मिला था। लेकिन इस बार जो पूरा माहौल है वो चेंज हो गया। दो फैक्टर रहे, एक तो समाजवादी पार्टी के अंदर की राजनीति, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का मुसलमानों के लिए मुखर होकर न बोलना, और इसी वजह से जो उनका जो जनाधार था वो खिसक गया और ये सीट उन्होंने अपने हाथ से गंवा दी। आपको बताएं आलोक कि लगातार ये कहा जा रहा था कि मेरठ की जो मेयर सीट है बड़ी हॉट सीट है, और जिस तरीके से 2022 में इतनी सारी जो सीटें यहाँ गठबंधन ने जीती थी, उनको उम्मीद थी कि सपा RLD गठबंधन से का जो इम्पैक्ट है वो इस सीट पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। अतुल प्रधान का जो अपना जनाधार सारे मिथक टूट गए, जैसा हम लोग आंकलन कर रहे थे वो सारी चीजें जो स्थितियां थी एकदम उलट पलट गई। नरेंद्र, अगर समझा जाए तस्वीरों में, और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वहां का हाल जानेंगे, क्या कुछ रहा, साथ ही साथ 60 वार्डों की क्या स्थिति रही, आपसे जानेंगे। जी अमित, अगर आप तक आवाज, आपको आवाज मिल रही हो? जी आवाज मिल रही है। हाँ, वहां पर किस तरीके के समीकरण, चाहे किस तरीके से अगर बात करें अर्चना वर्मा को लेकर के और माला राठौर के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प था, लेकिन तस्वीर थी कि हाँ एक ही तरफा जाएगा रिजल्ट, ये और वैसी तस्वीर सामने भी आई। अमित, और देखिए आलोक, आपको बता दें कि सुबह से जब से मतगणना शुरू हुई थी उससे पहले ही लीड ले चुकी थी अर्चना वर्मा। आपको ये भी बता दें कि पहले तो त्रिकोणीय श्रृंखला मालूम चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी वो बाजी मारती दिख रही थी आगे, तो जो सपा का जनाधार था वो शाहजहांपुर अब खत्म होता दिख रहा। जी, और हमारे साथ अवनीश भी जुड़े हुए हैं कानपुर से, एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अवनीश का। अवनीश अभी हमारे साथ फिलहाल वो जुड़ेंगे। अमित, आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कीजिए। देखिए, आपको बता दें कि सुबह से ही अर्चना वर्मा लीड थी, और यही वजह थी कि सुरेश कुमार खन्ना और जी बिल्कुल अमित के पास में आऊंगा, लेकिन स्वाति अभी अगर अर्चना वर्मा को लेकर के अगर बात करें तो चर्चा हो रही थी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया, और उसी बीच लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ज्वाइन करते उन्हें टिकट भी दे दिया। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से चीजें थी उसके बाद अपने समीकरणों को साधने की कोशिश एंड टाइम पर समाजवादी पार्टी ने की। जिस तरीके से बीजेपी का जो दाव था उसका बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी को कहीं से आभास भी नहीं था कि बीजेपी लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ कर सकती है, और ऐसा कर दिखाया। जो चीजें थी वो पूरी तरीके से बदल गई। आलोक जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से अमित के पास एक बार फिर रुक करेंगे। अमित, लगातार अर्चना वर्मा
ने जो किया वो लगातार चर्चा का विषय बना रहा इस पूरे चुनाव भर। आखिरकार लेकिन सारी चीजें एक तरफ और जीत दर्ज करा ली, क्योंकि जनता ने उनके साथ समर्थन किस तरीके से दिया। बहुत लंबी चौड़ी विरासत भी है, पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं उनके फादर इन लॉ जी समाजवादी पार्टी में। अमित बताइए। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, जैसा कि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि इस बार काफी सारे मिथक टूटे, और देखिए आपने जैसे जिक्र भी किया कि आईएम की हवा खूब चली, ओवैसी की पार्टी की हवा खूब चली, और उस वक्त लग रहा था जो चीजें हैं कहीं उसके पक्ष में ना चली जाए, ओवैसी के पक्ष में ना चली जाए, लेकिन उसके बाद आखिरकार बीजेपी की बढ़त और फिर जीत। नरेंद्र देखिए, इसकी एक वजह ये भी मानी जा सकती है कि क्या कि 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो अतीक अंसारी का बेटा है अली, उसने यहाँ पर एक ओवैसी की सभा का आयोजन कराया था, और उसमें खुद असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो आए थे, और उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी और अतीक को लेकर भी बातें कही थी। यहाँ पर जो अतीक अंसारी हैं रहे हैं उनकी बहन का भी घर यहाँ पर है, और उनकी बिरादरी का जो वोट है वो भी बड़ी तादाद में है। तो एक फैक्टर कुछ इस तरीके का गया कि जहाँ पर बड़ी तादाद में जो बिरादरी है उसका प्रभाव भी यहाँ पर माना जाता है। और दूसरी तरफ मुसलमानों के बीच में ये एक मैसेज गया कि यहाँ पर जब अतीक अंसारी जेल में थे उस समय यहाँ पर ओवैसी आए और ओवैसी ने उनके लिए आवाज़ बुलंद की, लेकिन अतीक अंसारी को जिस तरीके से हत्या कर दिया गया और उससे पहले उनका जो बेटा एनकाउंटर में मारा गया, उसको लेकर जिस मुखरता से अखिलेश यादव को बोलना चाहिए था, जिस तरीके से वोट उनको 2022 में मिला था उस हिसाब से उनको बोलना चाहिए था, उस मुखरता से उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। और जिससे भी बात की जाए वो इसी यही वजह कह रहा है कि हमने इसलिए अपना जो वोट है वो डाइवर्ट किया, क्योंकि हमारा अब जो रहनुमा है हम किसी दूसरे में उसकी शक्ल देख रहे हैं। अच्छा नरेंद्र, एक ये भी चीज आपने गौर की होगी वहां पर, क्योंकि आरएलडी के जो नेता थे, बात की जाए जयंत चौधरी की, वो भी लगातार गायब रहे, वो भी किसी तरह की चुनावी जनसभाओं में नजर नहीं आए, जिसकी वजह से ये भी आरएलडी का भी प्रदर्शन वहां पर, आरएलडी की तो कहीं बात ही नहीं हुई। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव में इसलिए किनारे था क्योंकि जितनी भी मेयर की सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी लड़ाए, और उसके लिए उनका आपस में बातचीत भी हुई, इसीलिए मेयर पद पर कहीं भी कोई कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी ने इंडिपेंडेंट अपने वहाँ प्रत्याशी लड़ाने की बात कही थी, और इसीलिए जयंत चौधरी किसी भी सभा में जो है वो नज़र नहीं आए। जयंत चौधरी का कोलैबोरेशन जो है वो है असपा के चंद्रशेखर आज़ाद से, और जब जयंत चौधरी नजर नहीं आए तो असपा के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो भी नजर नहीं आए। तो इसलिए इस खास करके जो मेयर का चुनाव है वहाँ पर ये दोनों पार्टियां अलग अलग रहीं। कई सारी ऐसी सीटें हैं नगर पंचायत नगर पालिका की जहाँ पर आमने सामने भी इन पार्टियों ने चुनाव लड़े हैं और साथ में इकट्ठा होकर भी चुनाव लड़े हैं। वहाँ पर इन्होंने जिला स्तर पर अपने कोऑर्डिनेशन बनाया था। लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये जिस तरीके का प्रयोग इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी और असपा ने किया है, इस तरीके का गठबंधन बिल्कुल पसंद नहीं किया, ना तो उनके समर्थकों ने और ना ही वोटरों ने, बिल्कुल नकार दिया इसी वजह से। और यही वजह रही कि जो बड़ी तादाद में जो नगर पालिका और नगर पंचायतों में जो प्रत्याशी जीते हैं वो या तो निर्दलीय हैं या फिर वो बहुजन समाज पार्टी के इक्का दुक्का प्रत्याशी ही ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी या आरएलडी हासिल कर पाई। आलोक जी, आपने इस बार एक चीज देखी होगी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी बहुत ज्यादा, उन्होंने भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। अगर फिरोजाबाद की अगर हम बात कर ले इन सबसे अतर, तो फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का एक तरह से कहा जाता था कि मजबूत गढ़ है, लेकिन वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। रामपुर की बात कर ली जाए तो वहां पर भी आजम का किला पूरी तरह से ढह गया। 45 साल की जो सियासत थी, ना उनका बेटा अपनी सीट बचा पाया, सारी चीजें हो गई। तो बिल्कुल स्वाति, अगर बात करें निर्दलीय प्रत्याशी को, चाहे वो विधानसभा चुनाव को लेकर के बात करें, चाहे वो स्थानीय चुनाव को लेकर के बात करेंगे, कुछ तो बागी होते हैं। पार्टी में अच्छा काम किया लेकिन टिकट नहीं मिला, जैसा कि उदाहरण सामने है शाहजहांपुर का। अगर मैं बात करूं अर्चना वर्मा, देखिए कितना उन्होंने काम किया बीजेपी में रह करके, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अर्चना वर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की और अगले दिन ही पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया। इससे हुआ क्या, जो नाराजगी है पार्टी में, भाई जिन्होंने दरियां बिछाई, जिन्होंने काम किया, जैसा कि बताया रोहित जी ने भी,
कि उन्हें भी उम्मीद थी कि उन्हें का भी प्रमोशन होगा, उन्हें भी कुछ मौका मिलेगा, वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हतोत्साहित हुए, उन्हें भी निराशा लगी। और ऐसे तमाम सारे बागियों की वो तस्वीरें नजर आई। बागी भी ताल ठोक करके चुनावी मैदान में रहे और साथ ही उनका भी कहीं ना कहीं मान्यता कि खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, और इसी तर्ज पर डटकर लड़े भी स्वाति। और देखिए, खेला तो जो उन्होंने खेला ही, साथ ही साथ खेल जरूर बिगाड़ दिया। और ये देखिए, ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई हैं, उसके बाद बीजेपी में काफ़ी कह सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता आज बहुत जश्न की स्थिति में होंगे। और 2024 के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। और अगर बात आलोक जी कर्नाटक की कर ली जाए, जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है 2024 के लिए, मनोबल रहा होगा उनका, बढ़ा होगा। अखिलेश यादव की अगर बात कर ले तो अखिलेश यादव इस चुनाव में मेट्रो की सवारी करते नजर आए और दूसरे फेज में वो कर्नाटक चले गए। लोकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। लोकेश, आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से जीत दर्ज की है बीजेपी ने सभी नगर निगम के अंदर, क्लीन स्वीप किया है उसने, और ये बताता है कि जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, जिस मुद्दे को लेकर के वो लोगों के बीच में जा रही हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, या फिर ये कहे कि उसके ऊपर वोट नहीं कर रहे, क्योंकि लगातार साफ सफाई के मुद्दे हों, भ्रष्टाचार के मुद्दे हों या महंगाई के मुद्दे हों, उन मुद्दों पर वोट मांगने की इस बार भी कोशिश की गई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि खुद अगर मैं इधर की बात करूं तो उन्होंने अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में होने के नाते मेरठ में रोड शो निकाला था, गाजियाबाद भी वो प्रत्याशी के घर पहुंचे थे। उन सबका असर कोई देखने को नहीं मिला, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ चौथे नंबर की पार्टी रही है। बीजेपी ने जो जीत दर्ज की है वो बम्पर जीत है, 2,87,000 वोट से जीत दर्ज की गई है। और जो टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट किए गए उसमें से करीब 58% अकेले बीजेपी के पास है मेयर पद के लिए। तो आप ये क्लियर देख सकते हैं कि आधे से भी ज्यादा मत जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। नंबर 2 पर बीएसपी रही, जिसे लोग बहुत कमजोर आंक रहे थे। इसका मतलब साफ था कि बीएसपी पर उसका कैडर वोट और मुस्लिम प्रत्याशी होने के नाते उसका मुस्लिम वोट वो उससे इंटैक्ट रहा, वो उससे छिटका नहीं। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही और चौथे पर समाजवादी बड़ी ये जो फाइट थी बहुत ही कांटे की टक्कर थी। अगर समाजवादी पार्टी की पूनम यादव की बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा था कि उनकी स्थिति बहुत मजबूत है, समाजवादी पार्टी में उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। कांग्रेस से पुष्पा रावत को भी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया था कांग्रेस ने। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने प्रोजेक्ट जरूर किया था, लेकिन पुष्पा रावत तीसरे नंबर पर है। इसकी वजह यह थी कि पुष्पा रावत उत्तराखंड की होने की वजह से जो कांग्रेस का एक पुराना कैडर वोट है वो, और जो उत्तराखंडी जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं और मूल रूप के और गाजियाबाद और दिल्ली में जॉब करते हैं, वो लोग इसमें निकल करके उनके पक्ष में वोट किया है। यानी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी बेहतर नजर आई है पिछली बार से। हालांकि पिछली बार की 2017 के चुनाव में कांग्रेस की डॉली शर्मा रनर अप रही थी, वो दूसरे नंबर पर रही थी। और एक जो और आंकड़े जो चौंकाने वाले वो ये है कि बीजेपी की जो मेयर जीती हैं, उसके अलावा जो विपक्ष के सभी लोग थे, इन सभी की जमानत जब्त हुई है, क्योंकि 6,03,000 से ज्यादा वोट कास्ट किए गए थे और उसका 20% जो है यानी 1,20,000 वोट अगर कोई लाता है तो उसकी जमानत बच सकती है। ऐसे में कोई भी 60,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। ये वाकई चौंकाने वाली बात थी। लोकेश, देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी का ये पूरी तरीके से अभेद किला है और साबित भी वही हुआ। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाहजहांपुर से नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आपके पास अभी क्या जानकारी है? देखिए, जो अधिकृत जानकारी जिसको सरकारी आंकड़े की जानकारी कहे तो 18 राउंड में लगभग 90,000 वोटों से आगे हैं अशोक तिवारी। लेकिन हमें जो अंदर से सूत्रों की जानकारी मिली है, मतगणना जो है पूरी हो चुकी है और 1 लाख से ऊपर मतों से भारतीय जनता पार्टी के अशोक तिवारी जो है वो विजयी हो चुके हैं। क्योंकि कुछ डेकोरम मेंटेन करना अभी इस बार बड़ा सख्त नियम है कि सब कुछ पूरा, जब तक पेपर वर्क पूरा नहीं कर लेंगे, मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर नहीं कर लेंगे, ऑनलाइन सबमिट नहीं कर रहे हैं, तब तक वो मीडिया को सूचित नहीं कर लेंगे। इसलिए काफ़ी ये विलम्ब हो रहा है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विजयी हो गए। उनका बयान भी आ गया है, उन्होंने खुद से विक्ट्री सिग्नेचर भी दे दिया है। अशोक तिवारी ने मीडिया को बयान भी दिया है, आगे की अपनी रणनीति
किस तरीके से वो काम करेंगे यहाँ पे मेयर के रूप में, वो सब सारी चीजें उन्होंने वही मैंने शुरुआत से कहा, जो है वो आंकड़े जो आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, लगभग उससे पूरी तरीके से पिक्चर स्पष्ट है। मैं एक बार शाहजहांपुर की ओर रुख करूंगा, जहां पर अमित सक्सेना हमारे संवाददाता अमित सक्सेना जब अर्चना वर्मा को लेकर के बात करें, जब वो जनसभाएं करती थी, रैली करती थी, तो शाहजहांपुर के तमाम सारे ऐसे मुद्दे जब हम और आप चर्चा करते थे, मुद्दों को लेकर के कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो स्कूलों को लेकर के बात करें, चाहे वो साफ सफाई को लेकर के बात करें, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बात करो, अब वो सब भी उनके मुद्दे में थे। अब उम्मीद की जा सकती है अमित कि शहर की तस्वीर आने वाले समय में थोड़ा सा बदलेगी। जी अमित, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मेरा सवाल अब यही है कि अब जो मुद्दे थे, जो अर्चना वर्मा के, जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाती थी और जनता ने अपनी सहमति भी दिखाई और उन्हें जीत भी दिलवाई, अब उम्मीद की जा सकती है कि शहर की तस्वीर बदलेगी बहुत जल्दी। बिल्कुल आलोक, आपको बता दें, जब अर्चना वर्मा से भारत समाचार की बात हुई तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि स्मार्ट सिटी बनेगा और जो बड़े शहरों में जो सुविधाएं होती थी वो शाहजहांपुर को मुहैया कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो जनाधार जो मिला है बीजेपी को, तो बहुत बड़ा जनाधार में यही वजह है कि 30,256 वोटों से उनकी जीत हुई है। जी तो बिल्कुल जिस तरीके से जीत दर्ज हुई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब जीत का तो गिफ्ट जनता ने दे दिया, अब इन मेयरों की बारी है, अब अर्चना वर्मा को भी बारी है, अब रिटर्न गिफ्ट में किस तरीके से जो विकास का मॉडल देती है कहीं ना कहीं। देखिए आलोक, आपको बता दें, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो विकास की सरकार, विकास के नाम पर जनता ने उनको वोट दिया, यही वजह है कि जनाधार बीजेपी का लगातार बढ़ता जा रहा है। और खास बात आपको बता दें कि शाहजहांपुर में जो पार्षद जो सीटें थी उसमें समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो पिछले पायदान पर जाती दिख रही है। और तो वहीं तो जो कांग्रेस है वो अब बढ़त में जाती दिख रही है। जी बिल्कुल। देखिए अमित, लगातार बात भी हो रही है प्रदर्शन की, और अगर कामों की बात की जाए तो देखा जाए शाहजहांपुर में काम, क्योंकि नया नगर निगम बना है और ऐसे में चुनौतियां भी आलोक जी बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चुनौतियां तो होंगी। एक बार लोकेश के पास रुख कर लेते हैं। लोकेश हमारे गाजियाबाद से संवाददाता है। लोकेश, अगर हम आज की खाली तस्वीर की बात करें, सुनीता दयाल जो कि विजयी हुई हैं, लेकिन आज जो आत्मविश्वास था चेहरे पर, क्योंकि आज वो कई इंटरव्यूज के दौरान उन्होंने बात भी की, अब वो भ्रष्टाचार को लेकर भी बात करेंगी, अब वो विकास को लेकर के बात करेंगी, वो जांच को लेकर भी बात करेंगी, काम को लेकर भी बात करेंगी, प्रोजेक्ट को लेकर भी बात करेंगी। आज बिल्कुल तल्ख तेवर नजर आ रहे थे। तो आप छात्र राजनीति से वो बीजेपी में सक्रिय रही हैं और उन्हें एक लंबे समय के बाद एक जिम्मेदारी दी गई है मेयर के लिए, और इसके अलावा वो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी नहीं है, उन्हें तब पार्टी ने मेयर का कैंडिडेट बनाया है। और गाजियाबाद में मेयर सीट को लेकर के आश्वस्त है कि अगर टिकट मिला तो आपकी जीत तय है, बस आंकड़ा पार करना होता है कि आखिर कितने बड़े जीत से होती है। इस बार की जीत अब तक की मेयर की सबसे बड़ी जीत आंकी जा रही है, क्योंकि 2,87,000 वोट से जीत हुई है। उन्होंने ये साफ किया है कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर जो वादे की जानी है, जो प्लानिंग किए जाने हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के किए जाने हैं, ये बेहतर एक उनके लिए विकल्प है। और उन्होंने कहा कि इसके लेकर पूरी प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ेंगे। ये एक सुखद तस्वीर बीजेपी के लिहाज से है, लेकिन बीजेपी के लिहाज से जो और तालिकाएं हैं जो पीछे पिछली बार, और कफील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कफील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी कफील का। कफील, राजधानी लखनऊ की तस्वीर, सुषमा खरकवाल यहाँ पर मेयर बन चुकी हैं, और ताजा क्या तस्वीरें हैं आपके पास? ऑफिशियल डेटा आ गया है क्या? बिल्कुल, देखिए सुषमा खरकवाल ने जीत दर्ज की है और सपा की जो प्रत्याशी थी उनसे इनकी फाइट चल रही थी, लेकिन सुषमा खरकवाल सुबह से ही आगे चल रही थी, जिसके बाद अब ये ऑफिशियल डिक्लेयर हो गया है कि वो इस जो लखनऊ महापौर का पद है उस पर सुषमा खरकवाल ने जीत हासिल कर ली है। लगभग 5,02,000 से ज़्यादा वोट सुषमा खरकवाल ने पाया है। वहीं जो सपा की कैंडिडेट वंदना मिश्रा थी उनको 2,98,000 के करीब वोट पड़ा है, लेकिन जिस तरह से 2 लाख से अधिक वोट से सुषमा खरकवाल ने जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो शुरू से कह रही थी कि लखनऊ महापौर सीट पर एक बार फिर उसका कब्जा होगा, इसके अलावा अब तो बीजेपी ने जो 17 नगर निगम है उन सभी 17 नगर निगम पर कब्जा कर लिया है। ये एक ऐतिहासिक जीत है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो भाजपा कार्यालय है वहां पर कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया था। उप मुख्यमंत्री दोनों मौजूद थे, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई, बधाई दी गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस जीत से काफी खुश है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। कहीं ना कहीं इस चुनाव को उससे भी जोड़ते हुए देखा जा रहा है। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी के आला कमान है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। कफील, हमें तो बिल्कुल यही लग रहा है कि 17 की 17 जीत ली, और लोकसभा चुनाव की आपने बात की, अब 80 की 80 कह रही, फिर विपक्ष का फिर बचेगा फिर क्या रोल? बिल्कुल, देखिए आज मेरी कई मंत्रियों से बात हुई, उन्होंने लोकसभा चुनाव को जरूर कहा कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है इस बार 17 में 17 सीट नगर निगम की दी गई है, तो 2024 में 80 में से 80 सीट का फूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में यूपी से बीजेपी डालेगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारी 2024 लोकसभा चुनाव की है, और जिस तरह से बीजेपी ने बूथ स्तर पर अपनी पकड़ बनाई है और पंचायतों में जीत हासिल की है, नगर पालिकाओं में जीत हासिल की है, उससे यह साफ है कि बीजेपी का जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है उसने काफी मेहनत की। और कफील, जैसा कि आलोक जी ने बताया कि बूथ प्रबंधन बहुत मजबूत रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी की वंदना जी ने भी बहुत मजबूती के साथ टक्कर दी, और जिस तरीके से चुनौतियां दे रही थी उससे लग रहा था कि यहाँ पर भी परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन बीजेपी बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखी। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये कि लखनऊ को दूसरी बार महिला मेयर मिली, तो कितनी चुनौतियां रहेंगी। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी वंदना मिश्रा थी वो लगातार फाइट में थी, लेकिन जो सुषमा खरकवाल हैं वो सुबह से ही जब लगातार वो काउंटिंग हो रही थी उसमें वो आगे चल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो वंदना मिश्रा हैं वो शुरू से पीछे थी और सुषमा खरकवाल आगे चल रही थी। अब जब फाइनल हो गया है तो ये साफ हो गया है कि 2 लाख से अधिक वोटों से जो सपा की कैंडिडेट है वो बीजेपी की कैंडिडेट से हार गई हैं। फिलहाल सपा ने मेहनत की, लेकिन जब जीत हासिल होने के बाद मेरी कई बीजेपी के मंत्रियों से बात हुई तो उनका भी ये साफ कहना था कि सपा ने बूथ स्तर पे काम नहीं किया, मैदान में सपा के लोग नहीं उतरे। यही वजह है कि सपा आज यूपी में निकाय चुनाव में इस स्थिति में है। बिल्कुल, और वो स्थिति सबके सामने है। कपिल भी हमारे साथ बने हुए हैं, नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित के पास एक बार रुक करेंगे। रोहित, जिस तरीके से कपिल से जब हमारी बात हो रही थी सुषमा खरकवाल को लेकर के, अगर जैसे हम बात करते हैं आप वाराणसी में, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो सुषमा खरकवाल को जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया, मौका दिया, कोई बहुत ज्यादा कोई प्लेस नहीं था, कोई ज्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन वो संगठन से जरूर जुड़ी थी और एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जो उनकी जो स्थिति थी वो पहचान थी, वो जरूरी था। और बीजेपी कहीं ना कहीं ये भी संदेशा देना चाहती है कि जो पुराना कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़ा है, हम उसे मौका जरूर देते हैं, और यही चीज कहीं ना कहीं अप्लाई होगी 2024 में भी। देखिए, बीजेपी के बारे में यही एक चीज है, जो उनका जो अपना खुद उनका जो कार्यकर्ता है इसी में भ्रमित रहता है। अब उन्होंने सुषमा जी को टिकट दे दिया, लड़ा दिया, मेयर बना दिया। अब कहिए तो एक बहुत बड़ा संदेश है, जैसा आपने बताया कि कोई इस तरीके की पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था, संगठन में जुड़ी थी, उन्हें एक इनाम के रूप में उन्होंने दे दिया और बना दिया। अब वो मेयर बन गई, लाल बत्ती लगा के चलेंगी। तो इससे क्या संदेश जाता है? एक बहुत बड़ा संदेश है। भारतीय जनता पार्टी यही सब संदेश देती है कि हमारा तो पोस्टर लगाने वाला जो आदमी होता है वो अध्यक्ष बन जाता। जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे तो उनके भाषण की शुरुआत ही यही से होती थी कि मैं भाजपा में पहले पोस्टर लगाता था और आज अध्यक्ष हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के काम में माहिर है और शायद इसीलिए दुनिया की वो सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी तरफ यदि बात करें तो खुद उनके अपने कार्यों में ही कंट्रोवर्सी है। जो लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, दरी चौकी बिछाने से लेकर रैलियों में भीड़ जुटाने का काम करते हैं, उनका एन मौके पे टिकट काट दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट अपनों की नाराजगी साफ तौर पर सामने आई, जैसा कि आपने भी शुरुआत में कहा रोहित कि मतदान का अगर प्रतिशत बढ़ता तो शायद बीजेपी की, अगर वाराणसी की बात करें तो और मार्जिन से कहीं ना कहीं जीत होती। स्वाति, मतदान का प्रतिशत भी बहुत अहम है। आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल बिल्कुल देखिए, मतदान प्रतिशत आलोक जी जिस पर हम लोगों ने बात की, मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन दोहराया है बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसके अलावा हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। शाहजहांपुर का एक बार रुक कर लेते हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, और क्या जानकारी इस वक्त आपके पास शाहजहांपुर से?
तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सुशासन और विकास के नाम पर जनता ने वोट दिया, जनता ने जनाधार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगम में उन्होंने प्रचंड बहुमत से उन्होंने जीती। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है शाहजहांपुर में जिस तरीके से 3 मंत्री और 5 विधायक और 2 सांसद जो यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, तो यही वजह है कि शायद ये जो जीत हासिल हुई है, तो यही वजह उन्हीं की वजह से ये जीत हासिल हुई है। अर्चना वर्मा का ये कहना था जी। तो बिल्कुल अमित, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं एक बार नरेंद्र के पास रुक कर लेता हूं। नरेंद्र, आप तक नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं क्या? जी चलिए नरेंद्र, मैं आपके पास आज से मेरा कोई सवाल नहीं है, कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये बताने वाली है, बहुत जरूरी है, और आलोक ने मुझसे सवाल नहीं किया, ना आलोक ने पूछा, ना मुझे मौका दिया। नरेंद्र, देखिए इस चुनाव में एक जो मैसेज है वो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए। वो ये है कि अगर आप जमीन पर अपना संगठन खड़ा नहीं करते, अगर आप वहाँ नेता खड़ा नहीं करते, और अगर आपके पास प्रभावशाली और कहा जाए पात्र नेता नहीं है, ऐसा नेता नहीं है जिसका जनता में दबदबा हो, प्रभाव हो, तो आप चुनाव में एक मजबूत कंडीशन में नहीं आ सकते, कोई नतीजे लेकर नहीं आ सकते। अखिलेश यादव यहाँ पर आए, रोड शो किया, रोड शो आधा छोड़कर चले गए, और वो यहाँ पर अपने निजी विमान से आए थे। जो जनता के बीच में जाकर बातचीत कर सके, जो जनता से इंटरेक्शन कर सके, ऐसी परिपाटी जो है वो बीजेपी ने अब पैदा की है। जो बूथ लेवल तक का जो कार्यकर्ता है वो समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी में अब कहीं नहीं दिखा, इक्का दुक्का लोग रह गए हैं, वो भी बीएसपी में। बाकी धीरे धीरे करके बसपा और सपा जो यूपी की दमदार पार्टी मानी जाती थी, उनके सारे नेता कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी की तरफ मुड़ गए हैं। अब ऐसे में आप ये बताइए आलोक कि जब नेता ही नहीं होगा, कार्यकर्ता नहीं होगा जो चुनाव लड़ाता है, तो प्रत्याशी जिसको भी आप खड़ा कर रहे हो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? वो इतने सारे हाथ कहां से आएंगे? चुनाव में इतना सारा काम होता है, और जो संगठन जमीन पर दिखना चाहिए वो संगठन अब कहीं नहीं है। नरेंद्र, क्या आपने एनालिसिस करी? और बड़ी बात, अखिलेश आपने कहा कि गए अपने विमान से गए तो वो कर्नाटक भी थे, लेकिन वहां पे क्या कर लिया? क्यों स्वाति? बिल्कुल, देखिए आलोक जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही, और लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। लोकेश, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें, नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, खासतौर से समाजवादी पार्टी, बीएसपी की बात करें, तो इन दलों को अब बहुत गंभीरता से मंथन करना होगा, क्योंकि 2017 में जो तस्वीरें सामने आई थी, अब की बार जो स्थितियां थी बिल्कुल उलट थी, बहुत सारे प्रयोग भी किए गए थे। और देखिए बिल्कुल ये बात सही है स्वाति, क्योंकि अगर हम नगर निगम की बात करें तो बीजेपी के लिए सुखद था, लेकिन अगर मैं इस बार की बात करूं तो बीजेपी के पास 4 नगर पालिकाएं पिछली बार उनके पास थी, यानी चारों पर उन्हीं के कैंडिडेट जीते थे। उनमें से अब केवल एक मोदी नगर पालिका में बीजेपी की जीत हो पाई है, बाकी एक जगह निर्दलीय, लोनी में आरएलडी गठबंधन, और जो मुरादनगर है वहां पे बीएसपी ने जीत की है। इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट जो है गाजियाबाद के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो बीएसपी ने दी है, जबकि ना तो उनकी नेता यहां पर प्रचार करने आई थी, ना उनका संगठन सड़क पर दिखाई दे रहा था। और अगर केवल मुरादनगर ही नहीं बल्कि दासना नगर पंचायत भी बीएसपी ने जीत दर्ज की है। आरएलडी ने लोनी के अलावा एक नगर पंचायत पतला है उसमें जीत दर्ज की है। तो और आजाद समाज पार्टी ने भी अपना यहाँ पर खाता खोला है। तो अगर इस तरीके से देखें तो बीएसपी अगर संगठन के तौर पर काम करे, और अगर मायावती इस जगह इस चुनाव के अंदर प्रचार को निकलती, तो शायद तस्वीर कुछ उलट बिल्कुल ये बात कोई भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि तस्वीर शायद ना बदलती। बिल्कुल लोकेश, आपने सही एनालिसिस की। कफील के पास जरा एक बार आ जाते हैं। कफील, सुबह बनारस और शाम अवध की बात करें, लखनऊ में कैसा दिख रहा है शाम आज इस वक्त की? बीजेपी मय हो चुका है। जैसे ही जो तमाम 17 नगर निगम में बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके बाद तो जो यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय है विधानसभा के सामने, वहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए थे। उसके बाद लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ वहाँ पर डांस भी किया, इसके अलावा मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा कार्यालय पहुँचते हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बात की, और जिस तरह से यूपी में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम जो मतदाता हैं उनका धन्यवाद किया। इसके अलावा इसका पूरा
पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया। तो जिस तरह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल भी बढ़ा है, क्योंकि आगे आने वाला जो 2024 लोकसभा चुनाव है उसमें भी बीजेपी दूसरे दलों के लिए मंथन करने का विषय है। कपिल, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से, बहुत वीवीआईपी सीट, और देखिए जिस तरीके से गणित उलझा हुआ था, जो तस्वीर थी वो एकदम क्लियर हो गई है। रुपेश जी बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से इस सीट के लिए खुद योगी आदित्यनाथ ने 2 बार जनसभा भी की अयोध्या में आकर के, एक बार 4 मई को, एक बार 8 मई को। जब 4 मई को आए थे तो उन्होंने बकायदा जो है जनसभा को संबोधित किया था पार्षदों के लिए, और यहाँ के जो चेयरमैन थे वो आपके जो है नगर निगम के महापौर थे, उनके लिए लोगों से अपील भी किया था कि जो है आप इनको वोट करें और जो जिताएं। उसके बाद जो है संतों के साथ उन्होंने जाकर के सभा की थी, संतों से अपील किया था कि आप लोग जो है जब मतदान हो तो अयोध्या मत छोड़ें, मतदान अवश्य करें। तो उसको लेकर के एक बहुत बड़ा जो है योगी जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उससे। और दूसरी बात ये तरफ रही कि बता दें आपको, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग जो थे बहुत खुश थे, उन्होंने कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी जो है बीजेपी से जुड़े थे आकर के, और उसके बाद उसका भी लाभ मिला इनको। मिलने के बाद आलोक जी देखिए, सारी जोड़ गणित गुणा घटाना सारी चीजें हुई और आखिरकार बीजेपी को बढ़त हासिल, और बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी खबर है। और अब ये जो मनोबल है ये 2024 में कितना बढ़ा पाएगी बीजेपी को, और दूसरे दलों में क्या ये मनोबल बढ़ेगा या गिरेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सामने अब ये सबसे बड़ी स्वाति चुनौती है, जो जीत मिल रही है, इस जीत की लय को कहीं ना कहीं बरकरार रखना है। कब तक? 2024 तक तो कम से कम रखना ही है। तो इसी के साथ, इसी जीत के साथ जीते हुए जो आज प्रत्याशी हैं, फिलहाल सबको बधाई। और नए काम के लिए, एक नए शहर के विकास को लेकर के अगर बात करें तो उम्मीद की जा सकती है कि जो शहर में किस तरीके से मतदान हुए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अब विकास को लेकर के बात करें तो विकास और देखिए हम उम्मीद भी आलोक जी ये करते हैं कि जिस तरीके से लोगों ने वोट दिए, सारी चीजें और तस्वीर भी बहुत बदलेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरा